अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आइए आपको शेयर कराते हैं थोड़ी बनाना रिपब्लिक की। मैं इसको बनाना रिपब्लिक ऐसे ही नहीं कहता, इसमें आपको सारी वो चीज़ें मिलेंगी जो एक बनाना रिपब्लिक की खासियत होती है। देखा आपने ये जो वीडियो, ये था लाहौर बैंकिंग कोर्ट की। इसमें वकील लोग जज की पतलून उतार रहे थे और आगे क्या करना चाहते थे ये आपको भी अच्छी तरह अंदाजा है कि पतलून उतार के क्या किया जाता है। ये कोर्ट में हो रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ ताकत की जबान चलती है, जंगल का कानून चलता है। यहाँ पे जिसके पास पावर है वो इसका इस्तेमाल करता है। ये है हालत जी पाकिस्तान की। इनको कश्मीर चाहिए। इनसे अपना पाकिस्तान तो संभलता नहीं है। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में लाकानूनियत है, लेकिन इनको कश्मीर चाहिए। अभी 5 फरवरी को सो कॉल्ड कश्मीर डे मनाया था इन्होंने। कश्मीर डे के नाम पे ये एक कमाई का धंधा है। जंगे वंगे तो कर नहीं सकते ये। अब ये कश्मीर डे मनाते हैं, इसमें बिलीव मी और नॉट बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च कर देते हैं। कैसे? 200 मुल्क हैं दुनिया में और पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं वहाँ पे। उन सब एम्बेसीज में प्रोग्राम किए जाते हैं। उन प्रोग्रामों के नाम पे हर मुल्क में मिलियंस ऑफ रुपीस लगा दिए जाते हैं। सबका कमाई का धंधा है और ये सब फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के खाते में से जाते हैं और उसमें आर्मी की टोटल किकबैक्स होती हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, सऊदी अरब, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन इम्पोर्टेंट मुल्क जो है ना, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, लॉबिंग फर्म्स को दिया जाता है और ये सब चीज़ें किकबैक्स इसमें खूब कमाई जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के हर ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम होते हैं, उन सब में कमाई की जाती है। मतलब ये कमाई का धंधा है। कश्मीर डे के नाम पे बिलियंस ऑफ रुपीस ये भिखारी मुल्क जो अपने लोगों को वैक्सीनेशन तक तो दे नहीं सकता, ये खर्च कर देते हैं। आप यकीन मानेंगे, करोड़ों रुपया खर्च करके इन्होंने एक गाना भी रिलीज़ किया। ISPR ने, पाकिस्तान आर्मी ने गाना तैयार किया और रिलीज़ किया कश्मीर डे पे। क्या मामू बना रहे हैं यार ये कौम को, किस तरह मामू बना रहे हैं आप ये खुद देख लें। क्या हद हो गई है इनकी ड्रामेबाजियों की, इनकी नौटंकियों की। ये इस तरह कश्मीर आज़ाद कराएंगे। मुल्क की क्या हालत है, अगली जनरेशन को क्या कराना चाह रहे हैं। ये टोटल मदरसों में बच्चों को डाला हुआ है और बच्चों का जो इस्तेहसाल होता है। मेरे पास आज एक जगह से मदरसों की वीडियोस आई हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। वो मार पिटाई वाली नहीं है, ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है। मैं ये आपके सामने शेयर तो कर नहीं सकता, लेकिन दिल खून के आंसू रो रहा था जब मेरे पास ये इतनी सारी वीडियो आई और उसमें मैंने जब देखा कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये अल्लाह के नाम पे हो रहा है, सब कुछ अल्लाह के नाम पे हो रहा है। कुरान पढ़ाते पढ़ाते एक मदरसे में देखा है, एक बच्चे के साथ जो ज्यादती हो रही थी और बाकी बच्चे बैठे देख रहे थे चुपचाप। उनकी भी बारी आती होगी, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं इनके साथ। और स्कूलों की क्या हालत है ये आप खुद देख लीजिए। पैसों के लिए नहीं है स्कूल, स्कूल बच्चों की तालीम के लिए है। और आज से वादा करते हैं इंशाल्लाह पूरे सिंध से जानवरों को स्कूलों से बाहर निकालेंगे। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो निकालो स्कूल, वादा करो अब स्कूल में नहीं आनी चाहिए भैंसे।
2 फरवरी है 2021 स्कूल इन्होंने खोलने का ऐलान किया और यह स्कूल तो नहीं खुले, भैंसे जो है स्कूल के अंदर बंधी हुई है। ये है हमारी सिंध की एजुकेशन, ये है हमारे सिंध के स्कूल, ये है हमारे सिंध की तबाही। ये सिंध की एजुकेशन का तबाह हाल है, ये है सिंध के एजुकेशन का हाल। और ये देखिए, ये स्कूल का हशर, ये यहाँ गोबर पड़े हुए हैं। सईद गनी साहब ने कहा कि जी 1 फरवरी से स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि आज यहाँ बच्चे पढ़ रहे होंगे, लेकिन अफसोस आज मैं गरीबाबाद गर्ल्स स्कूल में जब आया तो बच्चों की बजाय आज भी ये भैंसें मिली यहाँ में। आज भी ये भैंसें यहाँ हमें मिली। अफसोस की बात है, सिंध के 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन स्कूलों में भैंसें, गधे, कुत्ते बंधे हुए, औताकें बनी हुई हैं। सिंध में इमरजेंसी लगी हुई है तालीम की, स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं। साईं तो साईं की एजुकेशन भी साईं को अवार्ड देना चाहिए मुराद अली शाह साहब को और इनके जेरे तालीम वजीर को कि इन्होंने बच्चे सब पढ़ा दिए, अब भैंसें पढ़ा रहे हैं। इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए दुनिया में बेस्ट चीफ मिनिस्टर, बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का, कि बच्चे पढ़ाने के बाद अब ये भैंसें पढ़ा रहे हैं। ये सिंध था, सिंध का स्कूल था, भैंसें बंधी हुई हैं। ये सिंध भर में स्कूलों का ये हाल है। और यहाँ पे 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो सो कॉल्ड सिंध की नुमाइंदा जमात है। भुट्टो खानदान यहाँ पे रूल कर रहा है, 14 साल से तो कंटिन्यूस रूल कर रहा है। बाकी हर दौर में इन्हीं की हुकूमत रही है। और अंदरून सिंध का हाल इतना बुरा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये स्कूलों का हाल है। मुझे याद है, मैं 90s में जब यूएन जाता था तो वहाँ पे एक यूनिसेफ की रिपोर्ट मैंने देखी थी। यूनिसेफ या यूनेस्को की, कि पाकिस्तान में सिंध में खाली 500 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो यूएन के फंडिंग से चलते हैं, और उन 500 में से 500 के 500 स्कूल बोगस हैं। उन स्कूलों के टीचर्स की तनख्वाह यूएन के फंड से जाती थी, और वो टीचर वहाँ उन गांव के, सिंध के गांव के चौधरियों की यानी वडेरों की, जागीरदारों की नौकर थे। तनख्वाह उनकी टीचर की जागीरदार ले जाता था, लेकिन ये जागीरदार की औताक में काम करते थे, उसकी मालिशें करते थे, उसके घोड़ों की मालिशें करते थे, उसके कुत्तों की रखवाली करते थे। उन लोगों को टीचर के नाम पे ऑन पेपर रखा हुआ था। वो स्कूलों में यूनाइटेड नेशंस बच्चों को भी जेब खर्च देता था, जबकि उन 500 स्कूलों में कोई बच्चा नहीं पढ़ता था। वो जेब खर्च भी जागीरदार खा जाता था। जागीरदार, मुल्ला, मिलिट्री मिल के लूट रहे पाकिस्तान को। और मिलिट्री के लूटने का तो मैं आपको क्या बताऊं कि ये दुनिया की वाहिद फौज है जो हर किस्म का धंधा करती है, हर किस्म का। दलिया, आटा, चावल, घी, तेल, पेट्रोल, पानी, मतलब यू नेम इट, और वो बिजनेस इनका है। प्रॉपर्टी बिजनेस है, शादी हॉल चला रहे हैं, पेट्रोल पंप चला रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, मतलब सारे कामों में ये फौजी हैं। सिवाय एक काम के ये सब काम करते हैं, और वो एक काम है जो इनकी ड्यूटी है, यानी जंग लड़ना, जिसका ये ऑलरेडी मोर देन 50% बजट तो वैसे ही ले जाते हैं। बाकी आपको सारे सिविलियन बिजनेस में आर्मी छाई हुई मिलेगी। गवर्नमेंट वो भी आर्मी कर रही है। हर कॉरपोरेशन का चीफ एक रिटायर्ड आर्मी जनरल है। एम्बेसियों में की एम्बेसडर्स आर्मी जनरल्स हैं। इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक ना कहें तो और क्या कहें। लूट मार के खा गए हैं इस मुल्क को, और अभी भी इनकी भूख खत्म नहीं हो रही। आम आदमी की जिंदगी बदतर है।
पुलिस स्टेशनों का यह हाल है कि पुलिस की गाड़ी को 2 रिक्शे धक्का दे के ले जा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी कि यहाँ पे क्या कानून चलता होगा कि आपने वकीलों की भी हालत देख ली, पुलिस की हालत आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आर्मी के पास मिसाइल के तजर्बे करने के लिए पैसा है। गजनवी 3 मिसाइल और शाहीन 3 मिसाइल और ये मिसाइल और वो मिसाइल, और रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आप मुझे कोई एक मिसाइल इन्होंने कभी किसी पे फायर किया हो तो मुझे बताएं। ज़िया-उल-हक के ज़माने से 40 साल से मिसाइल बन रहे हैं। 5-5 साल की एक एक्सपायरी डेट होती है, ख़त्म 5 साल के बाद। वो टीन डब्बा कबाड़िए के हाथ में बेच दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई मटेरियल तो होता नहीं है। कलर करके टीन डब्बे पे मिसाइल। ये है जी पाकिस्तान की सूरत हाल। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं, इस मुल्क में क्या बेड़ा गर्क हो रहा है, मैं आपको क्या क्या चीज़ें इसकी दिखाऊं। पाकिस्तान के असेंबलीज ने एक नया कानून पास किया कि अरबिक विल बी कंपल्सरी इन स्कूल्स अंटिल यूनिवर्सिटी। लाजमी सब्जेक्ट अरबिक। यहाँ पे सिंधी बोलने की इजाज़त नहीं है, सिंधी सीखने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पंजाबी बोलना मना है। असेंबली में भी पंजाब असेंबली में भी पंजाबी नहीं बोली जा सकती। यहाँ पे पश्तो, बलोची, सराइकी, हिंद को, हज़ारा रीजनल लैंग्वेज आपको मार दी गई हैं। जैसे मेरे वालिद ने कराची में 1956 में मैट्रिक किया था गुजराती मीडियम से। बदकिस्मती देखें कि हम गुजराती लोगों को गुजराती नहीं आती। मेमन हैं हम। मैं तो चलो फिर मेरे वालिदैन के साथ, भाई बहनों के साथ हम घर में मेमनी बोलते थे, तो मेरी तो मदर टंग है मेरी मेमनी। मेरी बीवी भी मेमन है, उसको मेमनी नहीं आती। उर्दू थोप दी गई सर पे पूरे पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि बॉन्डिंग फैक्टर चाहिए था। पाकिस्तान जब बना था तो इनके पास बॉन्डिंग फैक्टर था नहीं। पश्तो अपनी दुकान चला रहे थे, पंजाबी अपनी दुकान चला रहे थे, बलोच अपनी दुकान चला रहे थे, सिंधी अपनी दुकान चला रहे थे। मिलिट्री को एक बॉन्डिंग फैक्टर चाहिए था, और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये पाकिस्तान बना के दिया था इनको, तो उनकी ज़बान थोप दी गई। आज मेरे घर में मेरे बच्चों के साथ हम उर्दू बोलते हैं। मुझे गुजराती नहीं आती, मेरी बीवी बच्चों को मेमनी नहीं आती। हम लोगों की सबकी ज़बानें मार दी, और अब हमारे सर पे पाकिस्तान में क्या थोप रहे हैं? अरबिक। बारे में मैं कुछ अर्ज ज़रूर करना चाहता हूँ। जनाब चेयरमैन, पहली तो बात यह है कि जो फाजिल वज़ीर साहब ने अभी बात की, मैं ये समझता हूँ कि ये मसला इस्लाम का नहीं है, ना ही ये मसला कुरान शरीफ का है, और ना ही ये मसला हमारे मसलक का है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, और हमें किसी से भी मुसलमान होने का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रविश रही है रियासत पाकिस्तान की कि सर्टिफिकेट्स जारी किया जाते हैं कि कौन मुसलमान है और कौन पेट्रियट है। ना मुझे पेट्रियट होने के लेने का सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और ना मुझे मुसलमान होने की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। पहली बात। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जनाब चेयरमैन, रियासत पाकिस्तान का पहले दिन से ये कोशिश रही है कि जो पाकिस्तान एक मल्टी एथनिक, एक मल्टी लिंग्विस्टिक और एक मल्टी कल्चरल मुल्क है, उनके इन डाइवर्सिटी को जो है वो ख़त्म किया जाए, और उस डाइवर्सिटी को ख़त्म करते हुए एक आर्टिफिशियल पाकिस्तानी कल्चर जो है वो सामने लाया जाए। जनाब चेयरमैन, कल्चर्स और तारीख जो है वो आर्टिफिशियल अंदाज से नहीं सामने आती। उसके तारीखी मुआरकात होते हैं,
और उसके हिस्टोरिकल रूट्स और लिंक्स होते हैं। और जब तक वो हिस्टोरिकल रूट्स और लिंक्स को जो है वो उभरने की इजाज़त नहीं दी जाती, उस वक्त तक वो पाकिस्तानी कल्चर नहीं आ सकता। जनाब चेयरमैन, जो आज कोशिश की जा रही है, रियासत जो पहले दिन से कोशिश की जा रही है, वो ये है कि वो एक अरब कल्चर को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करे। अरब कल्चर जनाब चेयरमैन मेरा कल्चर नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चर है वो मेरा कल्चर है जनाब चेयरमैन। और जब तक मैं अपने आप को अपने कल्चर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने आप को अपनी इंडस वैली के कल्चर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करूंगा जनाब चेयरमैन, उस वक्त तक पाकिस्तान की शख्सियत एज ए नेशन, एज ए कैरेक्टर सामने उभर के नहीं आ सकती जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, मैं आपको ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप इस बिल की लैंग्वेज को देखें, उनके ऊपर फौकियत ले रहा है। जनाब चेयरमैन, दिस बिल सेज in clause 3 of the bill, Mr. Chairman, it says that there shall be in all educational institutions compulsory teaching. I would like to lay emphasis on the word compulsory. Then in subsection 2 of section 3, it says, the minister in charge of the federal government shall ensure implementation within 6 months of publication of this act. And now, Mr. Chairman, let me take you to Article 251 of the Constitution. And what does Article 251 say for languages that are my languages, for languages which are my historical languages? Subclause 3, Mr. Chairman, of Article 251 says, without prejudice to the status of the national language, a provincial assembly may by law prescribe measures for teaching, promotion, and use of a provincial language in addition to the national language. There is no such thing as compulsory in this. There is no such thing as a time limit which has been given. उस जबान के लिए जो मेरी मादरी जबान है, सिंधी के लिए। और ये जो बिल पास हुआ है ना नेशनल असेंबली से और सेनेट से, वो इंग्लिश लैंग्वेज में बिल पास हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज में बिल पास हुआ है कि अरबिक विल बी ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी सब्जेक्ट। ये अरब से ज़्यादा अरबिक बन गए हैं। आप यकीन माने कि सऊदी अरब में हर बच्चे को इंग्लिश लाजमी सिखाई जाती है। इंग्लैंड और अमेरिका में इनको इंग्लिश सीखने के लिए भेजा जाता है। ये अरब से ज़्यादा अरब बनने के चक्कर में है। ये 1400 साल पुराने कबीले में हमें जाके रखना चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि आगे ना बढ़ो, 1400 साल पुराने ज़माने में रहो। ये है जी पाकिस्तान की हालत। और जो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि ग्वादर क्रिकेट स्टेडियम को आईसीसी ने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिकेट स्टेडियम करार दिया है। ग्वादर क्रिकेट स्टेडियम बहुत खूबसूरत है। बलूचिस्तान के दीगर ज़रूरी खूबसूरत जगहों पे जिस तरह बलोचों का जाना माना है, इस तरह ग्वादर क्रिकेट स्टेडियम में सिर्फ पंजाबी क्रिकेट खेलते हैं। माइकल वॉन ने, इंग्लैंड के कैप्टन ने इसकी तारीफ़ की है, आईसीसी ने तारीफ़ की है। अब मैंने ट्वीट तो की है माइकल वॉन को, आईसीसी को, कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेज़ जहाँ भी जाता था जब कॉलोनियल पीरियड में, तो इनको क्रिकेट का बहुत शौक़ होता था, तो वहाँ क्रिकेट खेलते थे, तो अपने लिए स्टेडियम बनाते थे। वहाँ पे इंडियंस जैसे इंडिया में बनाते थे तो इंडियंस को जाने की इजाज़त नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया में बनाते थे तो एबॉर्जिन्स को जाने की इजाज़त नहीं थी।
साउथ अफ्रीका में कालों को इजाज़त नहीं थी, ये अपने लिए क्रिकेट स्टेडियम बनाते थे। तो ये ग्वादर क्रिकेट स्टेडियम भी कॉलोनियल स्टाइल है, यहाँ पे सिर्फ पंजाबी क्रिकेट खेलता है और बलोचों को कोई इजाज़त नहीं है। ये मैं चैलेंज के साथ आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे बलोच नहीं जा सकता इस ग्वादर क्रिकेट स्टेडियम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को, दोस्तों को, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। जिस तरह आपको याद होगा कि तकरीबन कुछ अरसे पहले ये 22/6/2020 और 12/8/2020 को 2 रेजोल्यूशन हमने कौमी असम्बली से पास की और फिर 24/6/2020 को हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी पास की कि जितनी ये तारीख साज रेजोल्यूशन है, पाकिस्तान की तारीख की बहुत बड़ी रेजोल्यूशन, अल्लाह ताला के करम से पूरे पार्लियामेंट ने, सिर्फ हुकूमत की मैं नहीं बात कर रहा, सब ने मिलकर यूनानिमस पास किया कि जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म शरीफ अब आएगा तो पूरे पार्लियामेंट की ये विल है और पूरे पॉलिटिशियंस, पूरा पाकिस्तान का ऐवान, ऊपर वाला नीचे दोनों, अपर लोअर हाउस दोनों की ये विल है कि उनके नाम के साथ खातमुन नबीयीन हर जगह लिखा जाए, चाहे सरकारी दस्तावेजात हों, गैर सरकारी दस्तावेजात हों, दरसी कुतब हों, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सरकारी यूनिवर्सिटियां या प्राइवेट कॉलेजेस, सरकारी कॉलेजेस या प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल्स, उनके दरसी कुतब में ये लाजिम है इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातमुन नबीयीन जो है वो लिखें। और लिखा इस तरह जाएगा कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तो ये वो करारदाद है और ये तमाम हम जो भेज रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको भी, तमाम सेक्रेटरीज टू गवर्नर्स पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर साहिबान को, तमाम चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर साहिबान, जो तमाम चारों सूबों के इंक्लूडिंग एजे के जो हैं और गिलगित बल्तिस्तान उधर भी चला जाएगा, फेडरल सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, फेडरल मिनिस्टर्स, तमाम सूबाई वज़रा और जितने चेयरमैन एजुकेशन हैं, इंस्पेक्टर जनरल और टेक्स्ट बुक बोर्ड के रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट, डीजी, प्रेस इंफॉर्मेशन, सब लोगों को ही चला जाएगा। और साथ साथ दूसरी रेजोल्यूशन भी है, उसकी भी कॉपी हम जो है वो भेज रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि कुरान पाक की तालीम जो है वो लाजमी हो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो भी कौमी असम्बली से करारदाद हम पास कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज से ये सब चला जाएगा। तमाम सब पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को मेरी तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जी। और जो आखिरी पॉइंट आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ईरान की जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई है। आपको मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो में बताया था, द ग्रेट गेम ऑफ तुर्की, चाइना एंड ईरान इन पाकिस्तान। पाकिस्तान मैदान जंग है, ये बनाना रिपब्लिक का ये हाल है कि यहाँ इंडिया भी सर्जिकल स्ट्राइक कर जाता है, यहाँ अफ़गानिस्तान भी जब देखो घुस के मारता है इनको, और ईरान भी जब देखो घुस के मारता है। असल बोला ये गया है कि ये बलोच टेररिस्ट ने ईरानी सिक्योरिटी गार्ड्स को अगवा कर लिया था, उनको छुड़ाने के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। मसला ये है कि बलोच जितने भी क्रांतिकारी हैं ना, क्योंकि बलूचिस्तान में आपको मैं बता दूं कि क्रांतिकारियों के मुकाबले पे इन्होंने अपने एजेंट बलोच टेररिस्ट भी छोड़े हुए हैं, जो अक्सर हज़ारा को मार देते हैं, जो सारी चीज़ें करते हैं। ये आईएस और तालिबान की निगरानी में वहाँ पे बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। जो असल बलोच क्रांतिकारी हैं ना, जो बलोच कर्मचारी हैं, जो अपनी धरती के लिए जंग लड़ रहे हैं, वो ईरान से पंगा नहीं लेते। ईरान से ये कोशिश करते हैं पाकिस्तान के आर्मी के जो एसेट्स हैं, आर्मी के बनाए हुए जो टेररिस्ट हैं, ये ईरान को छेड़ते हैं। वरना पाकिस्तान का बलोच सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, उनको वो ईरान के मामले में नहीं बोलते। आज से कुछ साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है कि जिंदिल्ला नामी एक जमात बनाई थी पाकिस्तान आर्मी ने, जिंदिल्ला, और उसका एक चीफ होता था मालिक। ईरान ने हवाई जहाज
उड़ रहा था इनकी सरहद के ऊपर, तो वो हवाई जहाज उतरवा के उसमें से मालिक को गिरफ्तार करके फांसी दी थी। तो ईरान के साथ पाकिस्तान के जो सही बलोच कर्मचारी हैं वो नहीं करते पंगे। ये पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं जिन्होंने ईरान के गार्ड्स को अगवा किया था और ईरान उनको छुड़ा के ले गया। ये है जी एटमिक पाकिस्तान। ये है जी दुनिया की 10वीं सबसे ताकतवर फौज, जिनकी नाक के नीचे से सब सर्जिकल स्ट्राइक करके चले जाते हैं। ये ग्रेट गेम है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जनरल बिलाल ने बांग्लादेशी अखबार को बयान दिया था और कहा था कि मुझे बलूचिस्तान में चाइना ने अपॉइंट किया है, चाइना ने मुझे वहाँ पे इंस्टॉल किया है, मुझे चाइना पैसा देता है और तनख्वाह देता है ताकि मैं ईरान को काउंटर कर सकूं। तो ये इनके काम है, जिसका जवाब ईरान ने दिया। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है, आग में खेल गया है। बख्शू चाइना के इशारे पे तुर्की, अब सुन्नी तुर्की के इशारे पे ईरान से पंगा ले रहा है, चाइना के कहने पे ईरान से पंगा ले रहा है, तो आग से खेल रहा है। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि मैंने कुछ नहीं बताया, तो मैं क्या बताऊं कि ये एक्चुअली नाम यूज़ किया गया है कि बलोच टेररिस्टों ने। ये वो टेररिस्ट है जो पाकिस्तान आर्मी की छितर छाया में काम करते हैं। तो इन्होंने ये सारा ड्रामा किया था और ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक की और बनाना रिपब्लिक पे तो जिसकी जो मर्जी आती है कर जाता है, क्योंकि ये धंधा करने वाली फौज है। ये जो बाजार होते हैं ना, जहाँ पे जिस्म के धंधे होते हैं, ये इनसे बदतर लोग हैं, ये पाकिस्तान आर्मी के लोग। और ये धंधा कर रहे हैं, हर चीज़ का धंधा कर रहे हैं, क्योंकि जो ज़मीर बेच दे ना एक बार, इसके बाद उसके पास और कुछ लिमिट नहीं रहती, वो सब कुछ ही बेच सकता है। तो अजीज़ दोस्तों, ये मेरा आज का पाकिस्तान के हवाले से आपको पैगाम था कि बनाना रिपब्लिक में ये सब कुछ हो रहा है। जयपुर के डॉक्टर उमेंद्रा जी की वीडियो मैंने आज से दो हफ्ते करीब पहले शेयर की थी, जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरह हमको ये पट्टी पढ़ाई जाती है कि भारत पे 1000 साल तक हिंदुओं को गुलाम रखा गया और हिंदुओं को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालने के लिए। तो डॉक्टर उमेंद्रा जी ने एक रिपोर्ट तैयार की है पाकिस्तान में बसने वाले माइनॉरिटीज़ के ऊपर, ख़ास तौर पे हिंदू और सिख के ऊपर। तो वो मैं आपके सामने इस प्रोग्राम के एंड में पेश कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने खूबसूरत गाना खुद ही लिखा है और खुद ही गाया भी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रिपोर्ट है, आई ओपनिंग है पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के हवाले से। और डॉक्टर उमेंद्रा जी से मैंने रिक्वेस्ट भी की है, एक इंटरव्यू की, ताकि वो हमें बता सकें कि सब कॉन्टिनेंट में हिंदुओं के साथ क्या कुछ अत्याचार होते रहे हैं। तो बहुत जल्द आपके सामने वो इंटरव्यू भी पेश करेंगे। अभी आप ये रिपोर्ट देखिएगा। लेट्स सी कब ये बनाना रिपब्लिक ख़त्म होती है और यहाँ पे 4 नए मुल्क बनते हैं। आप सबके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय श्री राम। हम भी पाकिस्तानी हैं, इधर हमारा हकूक, हमारा इज्जत आबरू का पूरे पाकिस्तान को मिलकर साथ देना चाहिए। स्पंदन सांसों की वीणा परम का अभिनंदन प्राणों
का तू स्पंदन, सांसों की वीणा, परम का अभिनंदन। निर्दोष तेरा अस्तित्व रहे, स्थायी तेरा सतीत्व रहे। क्या करूं कैसे करूं, तुझे लेके कहीं खो जाऊं। तेरा आंचल जहां आबाद रहे, वो धरती कहाँ से लाऊं, वो धरती कहाँ से लाऊं। प्राणों का बंधन, क्यों वहाँ ऐसे पानी पीना पड़ता है हमको, नीचे सर झुका के पानी पीना पड़ता है? क्यों? हमारा हक नहीं है वहाँ पे? हम किस लिए काफिर है वहाँ? इसलिए हमको कहा जाता है काफिर है। क्यों सब 2 रुपये से हमको देखना चाहते हैं वहाँ लोग? किस वजह से देखना चाहते हैं? क्योंकि हम हिंदू हैं। जो जन्नत की ख्वाहिश दरिंदों ने पाली, तो क्यों उसकी कीमत भरे मेरी लाली। मेरी बेटी महक के सोनी कराची से अगवा हुई है, यहाँ कराची से डिफेंस के इलाके से। ख्वाहिश दरिंदों ने पाली, तो क्यों उसकी कीमत भरे मेरी लाली। क्या था उसमें दोष, क्या उसका कसूर, क्यों लेकर गए हो उसे घर से दूर। इस बेबसी के भार तले क्या जिंदा दफन हो जाऊं। तेरा आंचल जहां आबाद रहे, वो धरती कहाँ से लाऊं, वो धरती कहाँ से लाऊं। प्राणों का बंधन, कहाँ के नवराते, कहाँ की दिवाली। अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना, तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। वहशत की वेदी बेरंजिश है पाली, कहाँ के नवराते, कहाँ की दिवाली। वहशत की वेदी बेरंजिश है पाली, मौत है छुटकारा यहाँ, हर जुल्म हुआ है गवारा यहाँ। जुल्मों पे खड़े इस आलम के उस पार कैसे जाऊं। तेरा आंचल जहां आबाद रहे, वो धरती कहाँ से लाऊं, वो धरती कहाँ से लाऊं। प्राणों का बंधन, अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो आपके पापा और आपके भाई को दोनों को गोली मार दूंगा। कल उसको जबरदस्ती इस्लाम भी कबूल कर दिया। गोली मारे
सद्गुरुओं का अवतारों का। तूने तो हमको वचन दिया था धर्म और सत्य निभाने का। आ देख लुटे बैठे हैं हम, हर सांस सांस घुटे हैं हम। जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजियन उनको वहाँ से खदेड़ा जाता है, उनका जीना दुष्कर किया जाता है। जो पॉपुलेशन विभाजन के समय 35% थी, जो पॉपुलेशन आज 7% हो गई, उनके लिए तो जगह बची नहीं है। तो वो अगर हिंदुस्तान में आते हैं, जो भारत माँ की जय बोलते हैं। मान्यवर, हमने कहा था पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको सीएबी के पॉपुलर नाम से जाना जाता है, हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर शंखनाद इस वेदना के पार निकल जाऊं। अब हाथ बढ़ा इस दावानल से, मैं भी तो मुक्ति पाऊं, मैं भी तो मुक्ति पाऊं। प्राणों का बंधन हृदय का तू स्पंदन, सांसों